Hello students, this is lecture number 6 on the topic aggregate demand and related concept. Basically, in this topic, we will now be studying about what is excess demand and what is deficit demand. Basically, inflation क्या होता है, deflation क्या होता है, that will be easily understood with the help of excess demand and your particularly excess supply. Okay, now let us start with the first topic of this particular. See, deficit demand और excess demand का क्या मतलब है? What does meaning of deficit and excess demand? Whenever there is inflation, बेटा, अब याद रखना, जब जब आपका inflation आएगा इकोनॉमी में, then there will be excess demand. Excess demand. There will be deflation in the economy. There will be Deficit. D for deflation, D for deficit. इसको याद करने का तरीका याद रखना बेटा. D is for deflation and D is for deficit demand. So ये आपका रहेगा. वहीं excess demand is reflecting inflation. ओके, ये चीज याद रखना कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का इम्पैक्ट आपके सामने रहेगा. अब पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. सी, बोथ द डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड आर डिसइक्विलिब्रियम. पर डिसइक्विलिब्रियम समझने से पहले अपन ये तो समझें कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. तो सबसे पहले अपन समझते हैं अबाउट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अपन ने टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं इन अनएम्प्लॉयमेंट वाला. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट इज बेटा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सी, इनवॉलेंटरी मतलब आप अपनी इच्छा से नहीं रिटायर हो रहे हो या अच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं हो रहे हो, दैट इज इनवॉलेंटरी. एंड वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट सिंपली मीन्स दैट यू आर रिटायरिंग और यू आर नॉट वर्किंग विथ योर ओन विल. मैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी नोन एज पर्टिकुलरली दैट यू आर अनएम्प्लॉयड विथ योर ओन विल. इनवॉलेंटरी मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को काम करना है पर मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा इनवॉलेंटरी. फिर बेटा वॉलेंटरी में आएगा स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी अपन पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, it is clearly mentioned persons are willing and able to work. Persons क्या है बेटा? Persons are willing and able to work. Okay, persons क्या है? Willing and able to work but do not get it. मैं आज अगर सपोज एक लेबर साइट पे गया और वहां पे लेबर को बोला कि भैया आप मेरे यहाँ पे अगर काम करोगे आई विल बी पेइंग यू 200, दैट इज द वेज रेट. अब उसने बोला कि नहीं सर, मैं तो काम तभी करूंगा जब आप वेज रेट मुझे 300 दोगे. तो फिर ये क्या हो रहा है? ही इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड क्योंकि उसको वेज रेट पे काम नहीं करना है. चलो मेरे को एक वर्कर मिल गया. अब मैंने कहा भैया मेरे को नीड ही कितने जनों की है? मेरे को नीड सिर्फ एक जने की है. तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं 150 पे भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने बोला कि सर मुझे सिर्फ एक ही वर्कर चाहिए और मैं 200 ही दूंगा उसको. तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड. ही वांट टू वर्क एट द करंट वेज रेट, तो उसके नीचे भी करने को राजी है लेकिन उसके पास कोई वर्क नहीं है. सो उसको बोलेंगे हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट अराइजेस ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. सी, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि आपका एडी क्या हो गया है? फॉल हो गया है. अब अगर एडी फॉल हो गया है तो प्रोडक्शन कम हो गया होगा. प्रोडक्शन कम हो गया है तो आपने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है. अब अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं सो अल्टीमेटली देयर विल बी नो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तब होंगी जब भैया प्रोड्यूसर्स होंगे मार्केट में. मार्केट में प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी? Okay, so this is involuntary unemployment. Is this clear to both of you? चलो, is it clear? Involuntary clear हो गया? ऋषिका, गौरव? Yes sir. Now coming to voluntary. अब see, word voluntary का मतलब क्या है? मैं अपनी मर्जी से unemployed हूँ. Worker is able to work but he refuses to work at the prevailing market wage. जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि मैं आपको सिर्फ 200 रुपए दूंगा उस पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन उसने बोला कि नहीं सर, ये वेज रेट मुझे नहीं चाहिए, मैं अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करूंगा लेकिन इस वेज रेट पे काम करना मुझे पसंद नहीं है. फिर दूसरी चीज बेटा, जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना उसको हम कभी काउंटिंग ही नहीं करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट
कैलकुलेशन के वक्त हम वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटिंग नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बोथ ऑफ यू, गौरव, इज इट क्लियर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ सर। ओके, मतलब अगर अपनी इच्छा से आप काम नहीं करना चाहोगे तो वो हो जाता है वॉलंटरी। और दो चीजें याद रखना, इसकी कभी भी काउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी। दूसरा, इसके दो टाइप्स हैं, एक है फ्रिक्शनल और एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वॉलंटरी। वन इज फ्रिक्शनल एंड अनदर वन इज स्ट्रक्चरल। तो एक एक करके अपन ये भी पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सबसे बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, इट इज ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द स्किल इन द लेबर मार्केट। ओके, अब देखो, इट इज कॉज ड्यू टू डिफिकल्टीज इन लर्निंग न्यू स्किल्स एप्लीकेबल टू न्यू इंडस्ट्री। टेक द सिंपल एग्जांपल, ये ज्यादा टाइम तक रहेगी अगर आपने वो स्किल यूटिलाइज नहीं करी। टेक फॉर द एग्जांपल, आप टाइपराइटर यूज कर रहे हो, लेकिन अब टाइपराइटर का जमाना गया, अब नाउ एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर्स। तो अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, आपको लैपटॉप पीसी चलाना नहीं आएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द मार्केट, क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं है। अगर वो स्किल आपके पास नहीं है तो दिस इज नोन एज मिसमैच ऑफ द स्किल। नाउ यू विल नॉट बी गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट। क्यों? आप काम करने के लिए राजी हो, लेकिन आप अपनी वो स्किल्स को इम्प्रूव करो। सी, आई हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, टेक ए सिंपल एग्जांपल। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे मुनीम जी आते हैं कभी बिजनेस में? मुनीम जी आपने देखी हो, देखा है कभी मुनीम जी को? हाँ सर। तो देखें। वो मुनीम जी क्या अपना ये चला लेंगे अपना कंप्यूटर? हाँ सर, चलाते हैं। चला लेते हैं। अगर वो नहीं चला पाए तो क्या आगे जाके वो अपने अकाउंटिंग कर पाएंगे क्या फिर आज के जमाने में? नहीं सर। नहीं सर। तो अगर आपने वो स्किल नहीं ली तो आप स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग मार्केट ही बाहर भगा देगा। क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना है तो वो स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। इवन इफ यू आर एन अकाउंटेंट, बिफोर उसको बोलते मुनीम जी, भैया जो सारे अकाउंट के हिसाब किताब रखता था, अभी भी आपके पास होंगे। मेरे यहाँ पे अभी एज आई हैव माय कजिन बिजनेस सीइंग दैट, तो उसका मुनीम अभी भी बुक्स अकाउंट ऐसे ही मेंटेन करता है, बुक्स में मेंटेन करता है। लेकिन फिर अब उसको सिखाया गया है कि नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द बुक्स अकाउंट इनटू वर्चुअल। आप उसको टैली में डालिए, आप उसको अदर सॉफ्टवेयर में डालिए, तो ही जाके आपको एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज वे हैव मेनी अदर पर्सन। तो उन्होंने सीखा। सो दिस इज व्हाट, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गेट अनएम्प्लॉयड। सो अगर आपके पास स्किल नहीं है, सिमिलरली आज की टास्क में बेटा, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ, सपोज यू आर टेकिंग फॉर टीचिंग जॉब ओनली। अगर आज मुझे अगर टीचिंग जॉब स्विच भी करनी है, तो सबसे पहला मुझे अब इंटरव्यू किसका क्लियर करना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट whether I am able to take a online class properly with the help of laptop or mobile। अब ये टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब कभी भी सिचुएशन आ सकती है जब आपको ऑनलाइन क्लासेस से अपना काम चलाना है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ही नहीं ले पाओगे तो आप टीचर नहीं बन पाओगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द सर्टिफाइड कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है मतलब यू हैव टू टेक द ऑनलाइन क्लास। सो दिस इज स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा व्हाट इज फ्रिक्शनल? सी, वर्कर ने वॉलंटरी क्विट करा बिकॉज उसको नई जॉब सर्च करनी है। तो ऐसा नहीं है मैंने अभी क्विट करा और अभी के अभी मिल गया। तो हो सकता है कि उसको थोड़ा टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए फॉर द न्यू जॉब। सो वो जो टाइम पीरियड है, सपोज आज एक पर्सन ने मार्च में जाके अपनी जॉब क्विट करी और उसको जून में जाके न्यू ज्वाइनिंग मिलती है, तो भैया अप्रैल और मई में तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहा। तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इफ ही हैज जॉब लेफ्ट द जॉब इन मार्च, तो उसकी जो 2 महीने हैं अप्रैल एंड मई, इन दिस मंथ ही वाज अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे। लेकिन दैट विल बी नोन एज व्हाट? दैट विल बी नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसने क्विट करी थी फॉर बोट फॉर न्यू बेटर जॉब, क्योंकि उसको नई जॉब लेनी थी। अब वो सेटिस्फाइड नहीं था तो उसने अप्रैल में कुछ काम नहीं करा, वो अनएम्प्लॉयड है, बट दैट विल बी नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Clear? It arises due to lack of information about the availability of job। अप्रैल और मई में उसको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यही नई नई जॉब मिल रही हैं। उसके बाद इमोबिलिटी ऑफ लेबर।
ही इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस सेम प्लेस पे सर्च करने में टाइम लगता है। आ गया बेटा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट समझ में? बोथ ऑफ यू, ऋषिका, इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, नाउ मूविंग फर्दर, फ्रिक्शनल और ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट अपन ने पढ़ लिए, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव स्टडी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट। चलो, एक्स एंटी का बेटा अगर मीनिंग बोला जाए तो एक्स एंटी मीन्स प्लांट, एंड अगर मैं बोलूं एक्स पोस्ट, व्हाट इज एक्स पोस्ट, वहां पे लिखा भी हुआ है, क्या बता सकते हो एक्स पोस्ट का मतलब क्या है? Actual realized. तो अगर मैंने कोई वर्ड के साथ लिख दिया कि मेरे एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इतने हैं, तो एक्स एंटी मतलब प्लान। Planned, प्लान expected. इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि मेरे को प्लान इन्वेस्टमेंट है कि भैया मुझे बिजनेस में 10 लाख लगाने हैं, ये मेरी प्लानिंग है, दैट इज एक्स एंटी। लेकिन जब मैं बिजनेस करने गया एक्स पोस्ट, तो वहां पे 10 लाख की जगह लग गए 15 लाख। तो जो एक्चुअल लगेगा उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट, और जो हम प्लानिंग करके चल रहे हैं वो हो जाता है एक्स एंटी। ओके, अब इसके साथ आप सेविंग अटैच कर लो, इसके साथ आप इन्वेस्टमेंट अटैच कर लो, इसके साथ आप एक्सपेंडिचर अटैच कर दो। जो प्रीफिक्स होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे दैट इज द प्रीफिक्स वर्ड एक्स एंटी एज वेल एज एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटी इज प्लान एंड एक्स पोस्ट मीन्स एक्चुअल, दीज आर द मीनिंग ऑफ वर्ड। अब अगर अपन को बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? एक्स एंटी का मतलब क्या होता है बताओ? प्लान की एक्चुअल? Planned. प्लान। सो यहाँ पे अगर मैं एक्स एंटी सेविंग्स के बारे में बात करूं तो क्या होगा एक्स एंटी सेविंग्स? Planned savings. तो प्लान्ड सेविंग्स बाय ऑल द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फिर वही अगर मैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट देन? Planned investment. ओके, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में आ सकते हैं, व्हाट इज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर एक्स एंटी सेविंग्स। तो वर्ड एक्स एंटी है आगे, तो दीज बोथ आर प्लान्ड सेविंग्स, या फिर उसको हम बोलेंगे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एक्स एंटी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बाद एक्स एंटी सेविंग्स एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, जो आप सोच रहे हो वो आपकी सेविंग है। जैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इनकम सपोज 50,000 रुपए पर मंथ है, अब ये मेरी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ इज माई इनकम, लेकिन इसमें से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 20,000 सेव करूंगा, ये आपका व्यू पॉइंट है, तो ये आपकी सेविंग है। पर व्हाट अबाउट अ प्रोड्यूसर हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट? जो इन्वेस्टर है उसको उसने सोचा कि मैं हर महीने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा, तो ये 50,000 इन्वेस्टमेंट है, ये 20,000 सेविंग्स हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप्स के हैं। सेवर्स आर फ्रॉम हाउस होल्ड ग्रुप एंड इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम फर्म्स। सो यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कभी इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि दोनों की प्लानिंग अलग ही चलेगी। Okay, and this causes disequilibrium. Okay, difference between ex ante and ex post causes what? Fluctuation. Okay, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में भी जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो हमेशा फ्लक्चुएशन लेके आता है इकोनॉमी में। आई विल टेल यू हाउ दीज फ्लक्चुएशंस आर देयर। अब सबसे पहला बेटा, अगर प्लान्ड एडी एक्सपेंडिचर इज लेस देन प्लान्ड सेविंग, क्यों? अपन ने यहाँ पे एडी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब सी अगर तुमको याद हो तो एडी का फॉर्मूला क्या था बेटा, बताओ मुझे। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एडी? C plus I. C plus I. व्हाट वाज द फॉर्मूला C ऑफ plus I. एएस? C plus S. C plus S। तो दोनों C जगह कॉमन है। I equal to S. हाँ, तो अभी देखो, अभी मैंने C कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? I बड़ा है कि S बड़ा है? I बड़ा है। अरे देखो ना, साइड कहाँ जा रहा है, एरो कहाँ जा रहा है बेटा? S बड़ा है। S इंक्रीज है, तो अगर S बड़ा है तो मतलब ऑटोमेटिकली सेविंग्स बढ़ी है, ऑटोमेटिकली AS बड़ा है, ऑटोमेटिकली प्लान्ड आउटपुट बढ़ा हुआ है। और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है तो ऑटोमेटिकली एडी कम है, ऑटोमेटिकली प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों में कॉमन है,
तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तो मैंने कैंसिल ही कर दिया, यहाँ से भी सी कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी सी कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो क्या इम्पैक्ट आएगा बेटा इकोनॉमी में? फर्स्ट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी? खुद सोचो कि सेविंग्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेविंग्स, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, चलो एक चीज। उसके अलावा सोचो यहाँ पे अपने ब्रेन को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखो कि आज अगर हम ज्यादा पैसे अपने घर में सेव कर रहे हैं, तिजोरियां भर भर के रख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ओके। क्या इनकम कम होगी कि इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा। चलो अब देखो, सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे तूने बोला कि इन्वेस्टमेंट, सी इन्वेस्टमेंट्स विल स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि आपने सेविंग करके रख ली है, बैंक्स के पास पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, तो बैंक्स के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो लोन कैसे मिलेगा? तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। और अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है बेटा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर नहीं रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देयर प्रोडक्शंस विल बी स्टार्टिंग गेटिंग रिड्यूस। वो बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट मिलेगा? वर्कर्स आर ले ऑफ, उनको हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब काम नहीं है, प्रोडक्शन पहले ही कम है, अनसोल्ड स्टॉक पहले ही है, इन्वेस्टमेंट्स में कर नहीं रहा हूँ। Ultimately workers will be thrown out of their firms and industry और unemployment होना start हो जाएगा। That is situation of unemployment will start begin. Second, AD क्या होगा? Increase होगा decrease होगा? बताओ मुझे। AD increase होगा कि decrease होगा? गौरव? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। Decrease होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम है, और अभी इन्वेस्टमेंट्स कम है तो इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट है? एडी का कंपोनेंट है, एडी। दैट इज सी प्लस आई। तो अगर आई कम है तो एडी भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली फॉल। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? अब सी अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स कम है तो आगे जाके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे भी इफेक्ट आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी कम होना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज ऑन नेशनल इनकम। अब एक बात समझो, जब ये सारे कंपोनेंट्स अपन ने एक्सपेंडिचर में समझे थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मैं तो अभी जी और एक्स माइनस एम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ सी और आई की बात कर रहा हूँ। अगर सी कम हुआ, आई कम हुआ, तो क्या नेशनल इनकम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगी? टेल मी, नेशनल इनकम विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? इंक्रीज। हाँ, कैसे इंक्रीज होगी बेटा? जब सी कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी? फॉल। हाँ, फॉल होगी। नेशनल इनकम विल आल्सो फॉल। तो बेटा इसके अंदर 6 इफेक्ट पढ़ लिए अपन ने। किस चीज के 6 इफेक्ट पढ़ लिए? जब इन्वेस्टमेंट्स कम है और सेविंग्स ज्यादा है, यहाँ पे 3 इफेक्ट, दैट एग्रीगेट डिमांड फॉल, कंजम्पशन फॉल, नेशनल इनकम फॉल। और पीछे अपन ने 3 इफेक्ट पढ़ लिए थे। व्हाट वाज द 3 इफेक्ट बिफोर, जो इसके पहले अपन ने पढ़े थे? एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये कि इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? फॉल हो रही है, प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट। सो ये इम्पैक्ट याद रखना कि अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है और सेविंग्स ज्यादा है, सो ये इम्पैक्ट इकोनॉमी में आएगा ही आएगा। एंड दिस इम्पैक्ट इज व्हाट? दिस इम्पैक्ट इज ऑफ डिफ्लेशन, दिस इज ऑफ डेफिसिट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है इस केस में, एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग। सो अगर ये ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है और सेविंग्स ज्यादा है, तो दोनों तरफ मैं सी प्लस भी करूं 2 मिनट के लिए, तो एडी इज लेस देन एएस। तो अगर एडी कम है और एएस ज्यादा होता है तो बेटा उस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, दैट इज आल्सो नोन एज डिफ्लेशन। ओके, नाउ अब इसका उल्टा समझते हैं कि अगर आपके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और प्लान्ड सेविंग्स कम है, अब बताओ इसमें एडी ज्यादा है कि एएस ज्यादा है? इस केस में बताओ, फर्स्ट इंपैक्ट के सबसे पहले ये बताओ कि एडी इज मोर और एएस इज मोर इन दिस केस? एडी। एडी। क्यों एडी बढ़ा है? बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है। दोनों तरफ सी सी प्लस करूं तो सी प्लस आई हियर विल बिकम एडी एंड सी प्लस एस विल बिकम एएस। सो एडी इज मोर देन एएस। अब जितने भी अपन ने इम्पैक्ट उसमें पढ़े थे
वो सारे इम्पैक्ट इसमें अपोजिट हो जाएंगे. ओके, ऑल इम्पैक्ट हियर विल बी टर्न्ड आउट टू बी अपोजिट. सबसे पहला इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी बताओ स्लाइड में देख के. इन्वेस्टमेंट क्या होंगी बेटा? Raise. इंक्रीज. प्रोडक्शन क्या होगा? Increase. प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, फिक्स एसेट्स में कर रहे हो. फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा. फिर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? इफ योर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट पे क्या आएगा बेटा इफेक्ट? बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. Why? Because you are producing more. For production of more, you will need more labor. You will need more workers. Aggregate demand पे क्या इफेक्ट होगा? Increase की decrease? Increase. Increase, because investments are increasing. Consumption पे क्या इफेक्ट होगा? Rise. Rise. And ultimately national income पे क्या इफेक्ट होगा? Rise. राइट. सो यहाँ पे आप ये इफेक्ट याद रखना बेटा. दीज आर द इम्पैक्ट. आप इसको क्या बोलेंगे? इज दिस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. अभी कोरोना वायरस के चक्कर में क्या चल रहा है बेटा? इन्फ्लेशन चल रहा है कि Deflation. डिफ्लेशन चल रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन कम है, एडी कम है, कंजम्पशन कम है, आप बाहर कम जा रहे हो, आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो चुके हैं, टूरिज्म कम हो चुका है, तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी कम हो गई. सो इन दैट कोरोना वायरस वी आर फेसिंग डिफ्लेशन, बट बिफोर दैट वाज इन्फ्लेशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर डायग्राम. बट बिफोर गोइंग ऑन डायग्राम, पहले बताया था मैंने एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट. एक्सपोज का मतलब क्या होता है बताओ? एक्सपोज का मतलब क्या होता है? Real. Real. एक्चुअल. एक्चुअल और रियल. ओके, सो अगर मैं बोलूं एक्स पोस्ट सेविंग तो क्या होगा बेटा? एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब Actual saving. एक्चुअल सेविंग्स. वहीं अगर मैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोलूं तो क्या होंगी वो? Actual realized और रियलाइज investment. इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. ये हो गया बेटा एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट के रिगार्डिंग. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट? एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कभी इक्वल नहीं होते. अगर इक्वल होते तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाती, लेकिन इकोनॉमी क्या हो रही है? इकोनॉमी इज एट डिसइक्विलिब्रियम लेवल. कभी एग्रीगेट सप्लाई बड़ा होता है, कभी एग्रीगेट डिमांड बड़ा होता है. ये देखो, दिस इज द डिसइक्विलिब्रियम. और यहाँ पे जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है AD इज इक्वल्स टू AS. अपन ने याद है मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th में, याद आ रहा है? 11th मार्केट Yes, sir. इक्विलिब्रियम जहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, याद आ रहा है? Supply. तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम था. अब यहाँ पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो इकोनॉमी में अपन मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई नहीं लेंगे, हम ओवरऑल लेंगे. ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. वो सिचुएशन आपकी क्या बनेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी. चलो, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ टू अप्रोचेस. ओके, चलो, अप्रोचेस इज लेट मी just move on to the next slide. See students, there are two approaches. First is classical approach and second is your Keynesian approach, Keynes approach. Okay, that is a very modern approach. Classical approach is sort of orthodox, that is some orthodox related, but here modern approach was given by John Maynard Keynes, and classical approach was given by Jean-Baptiste Say in this year 1761 to 1832, and here modern approach was given by Keynes approach, which is still applicable और हम उसको एप्लीकेबल करते हैं. तो अब सिंपली अपन याद कर लें कि जो क्लासिकल अप्रोच है बेटा वो क्या क्या बोलती थी. सबसे पहला, सप्लाई क्रिएटेड इट्स ओन डिमांड. सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड. हमको डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, अपने आप मार्केट में क्रिएट होगी क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं. आउटपुट जनरेशन इन द इनकम विच इज इक्वल एंड ऑलवेज इक्वल्स टू स्पेंडिंग. उनके हिसाब से यही है कि जितना आउटपुट जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल to spending. Then next is flexibility in wage rate. There are flexible wages to ensure what? Full employment. Nobody will leave the particular organization because अगर वो leave करता है तो उसे flexible wage rate या उसको ज़्यादा wage rate offer हो जाएगा. But in practical sense it is not possible.
Next is economy always function at full level of employment. This was classical view which was opposed by Keynesian. Why? Because देयर इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टिंग. तो वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी लेते हैं, पर इसके अलावा मैंने बताया भी था कि इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट भी होती है, which was not considered in this. So this theory of classical law was being not up to the mark. फिर उसके बाद आपके डिफरेंस की बात करूं, what is the difference between classical and Keynesian view? तो first difference is what? Full employment is a normal feature, but here full employment is unrealistic. अभी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में आ ही नहीं सकती, कभी ना कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट या आएगा ही आएगा. सेकेंड, सप्लाई इज क्रिएटिंग इट्स ओन डिमांड. Supply is creating its own demand. This was the thought of classical concept. And what is of Keynesian? That is demand creates its own supply. अगर मार्केट में डिमांड है तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट भी आ जाएगा. अगर मार्केट में वो डिमांड ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट भी नहीं आएगा. नेक्स्ट इज वेजेस आर फ्लेक्सिबल. यहाँ पे वेजेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वेजेस वर स्टिकी. अगर आप काम करना चाहते हो तो आप काम करो, अदरवाइज यू कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. फिर उसके बाद इफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हियर इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो अपन ने पहले ही पढ़ ली है रिलेटेड टू वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी unemployment. We have already studied in the previous slide. Now we will be continuing this topic, that is determination of equilibrium level under short run, from tomorrow, okay, in the upcoming lecture. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel and press the like button if you like the video, and do share with your friends about related to economics. Okay.